Hello, my dear students. Welcome to our classroom. I hope you all are doing well. In this video, we are going to discuss chapter 11, and this is the last chapter of Gujarat Board Class 11 Commerce Economics. The name of the chapter is Economic Thoughts. So let's begin with the chapter. To begin with the chapter, first of all, we'll understand what is the meaning of this, what are economic thoughts, and why we are studying about this chapter. सिंपली देखिए, एक सिंपल बात है कि इकोनॉमिक थॉट्स का मतलब होता है कि आपके जितने भी ऐसे लोग हैं जो इकोनॉमी के बारे में सोचते हैं, उन्होंने अपने कुछ थॉट्स हमको बताए और उन थॉट्स को हम डिटेल में इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। हमारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, एग्जाम्पल है मैनेजमेंट हमारा इकोनॉमी का, प्रोडक्शन, रेवेन्यू, डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, मनी एक्सचेंज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बैंकिंग, ये सारी चीजें हैं या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस, इन सब के ऊपर जो सोच है हमारी, जो थॉट्स हैं, उनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक थॉट्स। बहुत से ऐसे थिंकर्स हैं बड़े बड़े जिन्होंने हमको इकोनॉमिक थॉट्स दिए हैं और उन्होंने डिसीजंस लेने में हमें हेल्प भी किए। एग्जाम्पल है एडम स्मिथ, उनकी आइडिया थी कि वेल्थ कैसे क्रिएट होती है। उन्होंने ये भी बताया था वेल्थ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें या कैसे एक्सचेंज करें। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने हमको प्रोवाइड किया था कि इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में ह्यूमन वेलफेयर की, या कैसे हम डिसीजंस ले सकते हैं ह्यूमन वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए। रॉबिन्स ने आइडियाज दिए थे स्कैरसिटी के, चॉइस और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के, ये सब चैप्टर 1 में डेफिनेशंस हमने पढ़ी है। प्रोफेसर कीन्स ने हमको बताया कि कैसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक न्यू डायरेक्शन दे सकते हैं। अलग अलग प्रिंसिपल्स उसने उन्होंने दिए थे, एग्जाम्पल है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ये सारे। और साथ में उन्होंने ये सब कब किया था? आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 टू 30, जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था उसके बाद उन्होंने ये सब दिया था। ये सारे लोग हैं जिन्होंने वेस्ट में इकोनॉमिक थॉट्स दिए। इंडियन इकोनॉमर्स भी हैं जिन्होंने कुछ इंडिया में इकोनॉमी के बारे में कहा था। एग्जाम्पल है शांति पर्व महाभारत में, देन कम्स मनुस्मृति, शुक्र नीति, कमन दिकिया, ये सारे रिफ्लेक्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के थॉट्स हमारे इंडिया में। इंडियन राइटिंग में कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये 4 मोस्ट रैंक करता है, सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है इंडियन इकोनॉमी के लिए। जिन लोगों ने इंडियन इस इकोनॉमिक थॉट को एंशियंट टाइम्स में या आज तक प्रेजेंट डे तक रिफ्लेक्ट किया है इकोनॉमिक थॉट्स, वो इन चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिर मेनली हमारे यहाँ पर हैं कौटिल्य, गांधी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। सो बिगिनिंग नाउ, कौटिल्य या चाणक्य के बारे में पढ़ें तो सिंपली अगर हम बात करें तो कौटिल्य ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने ड्रीम किया था कि उनका एक सपना था कि स्टेट हमारा परफेक्ट होना चाहिए। ये ऐसे इंसान थे जो दांतों के साथ पैदा हुए थे। ये किनके बेटे थे? ब्राह्मण चाणक्य के बेटे थे। चाणक्य का रियल नेम था विष्णु गुप्ता। और आगे बताया गया है कि उनका जो चाइल्डहुड है ये कुसुमपुर गांव में बीता था, पाटलिपुत्र किंगडम में। कौटिल्य 3rd सेंचुरी बीसी के टाइम पे उन्होंने चंद्रगुप्ता को हेल्प किया था। उनका जो रूल था, उनका अपना धानानंदा का, उसमें उन्होंने हेल्प किया था और ये नंदा डायनेस्टी के लास्ट राजा थे। फाइन। कौटिल्य ने बहुत ध्यान से बहुत सी चीजों की स्टडी की थी। एग्जाम्पल है पॉलिटिक्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, टैक्सेशन, सोशल ऑर्डर, ट्रेड, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। और इस सब के बारे में उन्होंने बहुत वाइडली लिखा था। उसमें कौटिल्यास अर्थशास्त्र उस बुक को नाम दिया गया था। इकोनॉमिक्स ऑफ कौटिल्य के बारे में देखें तो कौटिल्य का जो आइडिया है वो उतना ही पुराना है जितना पुराना हमारा कल्चर है। एंशियंट लिटरेचर जो था इंडिया का, उसमें बहुत सी ऐसी अच्छी सारी बातें की गई हैं इन सारे टॉपिक्स के बारे में। प्रेजेंट डे के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी हमको कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिल सकता है। साथ ही हम अगर बताएं तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये हमारे लिए एक गाइडेंस की तरह चल सकता है, हमारी लाइफ को बहुत अच्छे से सॉर्ट करने में ये हेल्प कर सकता है। ये वॉल्यूम जो है किसने ढूंढा था तो बताएंगे यहाँ पर पंडित श्याम शास्त्री,
जिन्होंने इसको लाइब्रेरी ऑफ किंग ऑफ मैसूर, वहां से उन्होंने इस बुक को डिस्कवर किया था। और ये तब जो है ग्रंथ लिपि में लिखी हुई थी, ग्रंथ लिपि उसकी भाषा थी और भोजपत्र पे लिखी हुई थी। 1909 में उन्होंने इस पूरे को वापस कंपाइल किया और पूरा कौटिल्य का अर्थशास्त्र अ, बनाया वापस से। इनके हिसाब से ये पूरा काम 321 से लेके 300 बीसी तक लिखा गया था और ये रिक्रिएट कब हुआ? 1909 में। कौटिल्य के थॉट्स जो हैं वो अर्थ के ऊपर बेस्ड थे, इसीलिए हम उसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। और कौटिल्य के हिसाब से जो इंसान सारे रिसोर्सेस को मैनेज कर सकता है, वही इंसान इकोनॉमिकली बहुत अच्छे से काम कर सकता है सारे रिसोर्सेस को। और अर्थ का मीनिंग भी यहाँ पर यही है। ये देखिए, द इंटेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज अर्थ। इंटेंशन क्या है ह्यूमन बीइंग का? हमारा रहने का जो भी इंटेंशन है वो है अर्थ। और अर्थ का मतलब है पीस ऑफ लैंड। ठीक है, पीस ऑफ लैंड विथ ह्यूमन सेटलमेंट इज अर्थ। हमारे नॉर्मली हिंदी में भी इसको इन्होंने अर्थ कहा है, जिसको हम इंग्लिश में भी अर्थ कहते हैं, EARTH। जो भी लैंड से बेनिफिट्स हमको मिलते हैं, कैसे हम लैंड को मेंटेन करते हैं, इन सब चीजों को हम बोलेंगे अर्थशास्त्र इनके हिसाब से। कौटिल्य के शास्त्र में अलग अलग टाइम पीरियड्स के बारे में लिखा हुआ था और इससे उनकी जो पॉलिसी मेकिंग की साइंस है वो बहुत और ज्यादा स्ट्रोंग हो गई थी। उन्होंने अलग अलग टाइम पीरियड्स के बारे में लिखा था। उनके बुक में उन्होंने 15 वॉल्यूम्स लिखे हैं कौटिल्य ने। और उन सब में ये सारी चीजों के बारे में उन्होंने बताया। एग्जाम्पल है डोमेस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन, रिलेशन विथ नेबरिंग स्टेट्स, नॉलेज अबाउट मेडिकल प्लांट्स एंड पॉलिटिकल डिप्लोमेसी। इन सारी चीजों के बारे में उन्होंने बताया है। अब मेन इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ कौटिल्य के बारे में देखें तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेटहुड, सबसे पहला उनका आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेटहुड। जब भी आप स्टेट को एस्टेब्लिश करें तो एज अ किंग आपको सोचना है कि आपके स्टेट में सारी जो काम की चीजें हैं, बेसिक इंडस्ट्रीज हैं, वो सब होनी चाहिए। एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर भी वो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, एक्सकवेट माइंस, डेवलप फॉरेस्ट्री, कैटल रियरिंग, ये सारी बेसिक चीजें आपके आनी चाहिए। किंग को ध्यान रखना है कि ये सब कंस्ट्रक्ट हो, रिजर्वॉयर्स हों, वाटर रिजर्वॉयर्स हों फार्मिंग के लिए, टेम्पल्स होने चाहिए, धर्मशाला होने चाहिए, गेस्ट हाउसेस होने चाहिए, टीचर्स, प्राइस्ट, सोल्जर्स, ये सब आपको टैक्सेस से इन सबको एग्जेम्प्ट कर दो, इनको टैक्सेस नहीं पे करनी पड़ेंगी। और साथ साथ में नेचुरल कैलामिटीज के दौरान हेल्पलेस फार्मर्स के पीछे भी राजा को ध्यान देना है। सेकंड पॉइंट आता है स्टेट ट्रेजरी। स्टेट ट्रेजरी में वो क्या बोलते हैं कि आपके स्टेट में कुल मिलाकर के ऐसी ट्रेजर होना चाहिए आपके पास कि आपका स्टेट एकदम सेफ रहे और उसमें प्रॉस्पेरिटी भी रहे। जब भी प्रॉब्लम आए तो आप उसको हेल्प कर सकें कि आप उस प्रॉब्लम से निपटेंगे कैसे। अब इसके देखिए यहाँ पर 7 सोर्सेज ऑफ इनकम उन्होंने बताया है। टाउन्स, विलेजेस, इरिगेशन, माइंस, जंगल, एनिमल हस्बेंड्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये 7 उनके सोर्सेज हैं इनकम के। उन्होंने कहा है कि किंग को ध्यान देना है कि कैसे टैक्सेस कलेक्ट हो रही हैं और कैसे उनको वो यूज कर रहे हैं, ये उनको ध्यान देना है। बहुत सा ऐसा होता है कि स्टेट की ट्रेजरी में टैंजिबल गुड्स होते हैं और इसीलिए इनको प्रिजर्व करके रखना बहुत जरूरी है। जब आपके पास फिजिकल गुड्स ज्यादा होंगे तो इनको संभाल के रखना काफी जरूरी हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है कि 1/4 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अगर आप टैक्स में कलेक्ट करते हैं तो उस 1/4 को, और मान लो और भी आगे है 1/2 को आप मेडिसिन के लिए, मेडिसिन में से कलेक्ट करते हैं, तो इन सबको आपको संभाल के रखना पड़ेगा। और इस हिसाब से उन्होंने ऑक्यूपेशन, अलग अलग ऑक्यूपेशन में से अलग अलग टैक्सेस हम ले सकते हैं। फिर आता है उनका टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी में वो बता रहे हैं कि कैसी कैसी टैक्स पॉलिसीज होंगी। दो टाइप की टैक्स पॉलिसीज थी, एक था आपका शॉर्ट टर्म और दूसरा था आपका लॉन्ग टर्म। दो टाइप की टैक्स पॉलिसीज हैं। टैक्स रेट उन्होंने सजेस्ट किए थे, कभी कैसे कैसे आप टैक्स रेट को ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हो, ये सब उन्होंने बताया था। मूविंग ऑन, लैंड टैक्स देखो। लैंड टैक्स के अंदर उन्होंने बताया था कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मान लो आप कर रहे हो, आप एक फार्मर हो, तो आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में से एक पोर्शन जो है राजा को कलेक्ट करने का अधिकार है, ऐसा उन्होंने बताया था। ठीक है, इस हिसाब से कितनी लैंड है, कैसी लैंड है, टाइप ऑफ लैंड, कितना वो प्रोडक्शन दे रही है, कैसा उसमें से प्रोडक्ट निकल रहा है, मोड, अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन, इन सबको ध्यान में रखते हुए
आपकी टैक्स को डिसाइड किया जाएगा। मूविंग ऑन, उन्होंने ये भी बताया था कि क्या बोलते हैं, इंक्रीज करेंगे जब वो प्रोडक्टिविटी तो उनका टैक्स कम कर दिया जाएगा, ऐसा फार्मर्स को उत्सुकता देने के लिए कि अगर वो ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो उनके टैक्स को कम कर दिया जाएगा। फिर आता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेस। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेस में भी कुछ अंदर चार्जेस हैं, एक्सटर्नल चार्जेस, इंटरनल चार्जेस और आतिथ्य चार्जेस। एक्सटर्नल चार्जेस वो हैं जो कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं उन मटेरियल्स के ऊपर। इंटरनल चार्जेस हैं जो स्टेट और कैपिटल में प्रोड्यूस हो रहे हैं उन चीजों के ऊपर है। और फाइनली जो फॉरेन रीजन से आप इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर ये आतिथ्य चार्जेस लगते हैं। इन सारे टाइप्स ऑफ गुड्स के ऊपर कौटिल्य ने रूल्स दिए थे कि कैसे आप हर अलग अलग कमोडिटी पे टैक्सेस लगा सकते हैं। आगे आता है आपका एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर में वो बोल रहे हैं कि लैंड, दो टाइप की लैंड है उनके पास। पहला है लैंड अंडर स्टेट ओनरशिप, दूसरा है लैंड अंडर ओनरशिप ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। इसके मीनिंग अगर हम समझे, मान लो मेरी ही लैंड है और मैं ही उस पे एनिमल हस्बेंड्री कर रही हूँ, ये फर्स्ट टाइप हुआ। और दूसरा किसी और इंसान का लैंड है, मैंने रेंट पे लिया और उस पे मैं एनिमल हस्बेंड्री कर रही हूँ। तो टैक्सेस तभी ही कलेक्ट कर सकते हैं जब हमारा जो हमारी टैक्स, अगर हमारी लैंड है तो हम टैक्स पे करेंगे, अगर लैंड किसी और की है तो वो इंसान टैक्स पे करेगा। उन्होंने एक और बात बताई थी कि अनकल्टिवेबल लैंड से हम टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते। तो अनकल्टिवेबल लैंड को आपको कल्टिवेबल बनाना पड़ेगा कि उसमें से कुछ भी निकले, ठीक है। और टैक्सेस फार्मर से तभी ले सकते हैं जब वो उसमें से कल्टीवेट करता है और अपना घर उसमें से चलाता है, तभी आप उससे टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड है और इसीलिए कौटिल्य ने ये भी बताया कि जो भी लाइवलीहुड के लिए काम करते हैं उनको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। और इसीलिए उन्होंने ये भी बताया था कि ये डेवलपमेंट का एक सोर्स है। इस हिसाब से एनिमल्स की भी उन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई थी, ट्रेड पेट एनिमल्स, डेयरी एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। 3 कैटेगरीज एनिमल्स की भी थी, ठीक है। मूविंग ऑन, इंडस्ट्री के बारे में देखें कौटिल्य क्या कहते हैं। इंडस्ट्री के बारे में वो कह रहे हैं कि एक किंग को हर बार ये देखना है कि कैसे वो न्यू माइंस को देख सकता है या खुदवा सकता है, कैसे आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री को हम बढ़ावा दे सकते हैं, और कुछ ऐसी स्किल्स को बढ़ावा देना होगा ताकि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें हमारी इजी हो जाएं। अर्थशास्त्र से ये पता चलता है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं या पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, उन सब के ऊपर उन्होंने माइन्यूटेस्ट डिटेल्स भी प्रोवाइड किए हैं कि कैसे आप प्रोग्रेसिव बन सकते हैं, कैसे आपका स्टेट मॉडर्न बन सकता है और कैसे आप यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी कर सकते हैं अपने स्टेट की, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इनके काम से अर्थशास्त्र जो है मगध स्टेट के लिए और एम्परर चंद्रगुप्त के मौर्य के लिए बनाया गया था। पर ये वो विश करते थे कौटिल्य कि ये सारे राजा यूज करें ताकि उनकी हर जगह जीत हो और वो अपने स्टेट को प्रॉपरली मैनेज कर पाए। कौटिल्य ने ये भी एक चीज को अपोज किया है, वो है टैक्स इवेजन और हाइडिंग एसेट्स फ्रॉम द स्टेट। गवर्नमेंट से आप अपने एसेट्स को छुपाएं, इन दोनों के खिलाफ थे कौटिल्य। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आते हैं आपके गांधी जी। गांधी जी के ऊपर अगर हम देखें, इंट्रोडक्शन दिया है सबसे पहले। गांधी जी का मेन नाम था, फुल नेम था मोहनदास करमचंद गांधी। वो पोरबंदर में पैदा हुए थे, गुजरात में। और उनका एक क्या बोलते हैं, नजरिया था कि सोसाइटीज हर बार चेंज होती रहती हैं और चेंज का जो पर्पस है वो है डेवलपमेंट, ठीक है। आप ऐसे ही नहीं चेंज करते, आप डेवलपमेंट के लिए चेंज करते हैं, फ्री में कोई चेंज नहीं होता। और जैसे जैसे ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं सोसाइटी के अंदर, अलग अलग आइडियाज आती हैं और न्यू न्यू रिफॉर्मर्स आते चले जाते हैं। उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर था और वो एक आइडियलिस्ट ड्रीमर थे हमारे गांधी जी। फिर भी उनके पास एक रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल अप्रोच था। ट्रुथ और नॉन वायलेंस उनके दो मेजर प्रिंसिपल्स थे। उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को यूज भी किया था हमें इंडिपेंडेंट करने के लिए। उसके साथ साथ उन्होंने बहुत से एफर्ट्स किए थे टू एंड अनटचेबिलिटी। ये यहाँ पर है, अनटचेबिलिटी को एंड करने के लिए उन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए थे। लोग अल्कोहल कंज्यूम ना करें, ये उन्होंने बहुत कोशिश की थी। वुमेन को एम्पावर करने उनका एक ड्रीम था।
उनका जो लाइफ का वे था वो था एथिक्स के ऊपर, और इसीलिए उन्होंने एथिकल साइंस को ही बेस बना के रखा था साइंस में। गांधी जी का सिंपल वे था जिसको हम बोलते हैं गांधीज्म, है ना, गांधीगिरी इसको हिंदी में बोलते हैं। और दूसरे इकोनॉमिक्स के हिसाब से, इकोनॉमिस्ट के तरह गांधी जी ने कोई आइडियोलॉजी नहीं दी थी। उन्होंने ये नहीं क्लासिफाई किया था कि कौन कौन सी कैटेगरी होगी या क्या होगा। उन्होंने सिर्फ और वो कभी गांधीज्म भी नहीं देना चाहते थे, कभी वो अपने फॉलोअर्स भी नहीं चाहते थे, लेकिन बस उनकी सोच जो है, एटर्नल ट्रुथ जो है, वो बस यही चाहते थे कि ट्रुथ जो है हमारी लाइफ के रूटीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। राइट। नेक्स्ट आता है कि बुक्स और थिंकर्स के क्या क्या प्रभाव पड़ा गांधी जी के ऊपर। तो सबसे पहले गांधी जी जो हैं, थॉरियो करके एक अमेरिकन थिंकर थे, उनसे वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। आइडिया जो है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ये उनको थॉरियो से मिली थी। सर्वोदय का जो आइडिया था वो उनको ब्रिटिश राइटर जॉन रस्किन की बुक थी एक, अनटू द लास्ट, वहां से उनको सर्वोदय का एक आइडिया मिला जिसका मीनिंग है इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर वर्क एंड वेज टू इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया। थर्ड पॉइंट है लियो टॉल्स्टॉय, उनके जो वर्क हैं व्हाट शैल वी डू देन, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ये सारे जो उनके वर्क्स थे, उनसे उनको ब्रेड लेबर का एक थियरी मिला, और इसीलिए उन्होंने बोला जो काम नहीं करते उनको खाने का भी हक नहीं है, हु डिडंट वर्क हैव नो राइट टू ईट। राइट। इसके बाद आगे बढ़े तो बचपन में वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का प्ले भी देखते थे, और इसीलिए इसका इम्प्रेशन उनके ऊपर बहुत है, और उनके लाइफ में ट्रुथ का बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंस है, और इसीलिए उन्हें सत्याग्रही भी बोला जाता है। गांधी जी के कुछ बेनिफिट्स थे, फॉर एग्जाम्पल लेबरिंग फॉर वंस ओन ब्रेड, ये सारी चीजें उन्होंने लाई थी। भगवत गीता से उन्होंने एक श्लोका निकाला था, वन हु relishes द फ्रूट्स विदाउट मेकिंग ऑफरिंग्स विदाउट एफर्ट्स इन शेयरिंग फ्रूट्स विद अदर इज इंडल्जिंग इन सिंफुल एक्शंस। आप अगर कुछ खुद कुछ खा रहे हैं या खुद आपके पास कुछ है तो उसे शेयर करो। अगर आप खुद ही खाए जा रहे हो उसको, या खुद ही उसका बेनिफिट ले जा रहे हो, तो ये एक सिंफुल यानी पाप की तरह है। उन्होंने उपनिषद, रामायण, महाभारत और कुछ ऐसे पोएट्स हैं, संत पोएट्स हैं, कबीर, गुरु नानक, नरसिम्हा मेहता और श्रीमद राजचंद्र, इन सब का भी प्रभाव गांधी जी के आइडियाज पे बहुत हद तक पड़ा था। अब ध्यान देते हैं मेन इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ गांधी जी। सबसे पहले उनके आया सर्वोदय। सर्वोदय का सिंपल मीनिंग है अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। सर्वोदय के वर्ड का अगर हम दो पार्ट्स करें ना, तो सर्व उदय इसको बोलेंगे, यानी सबका उदय हो, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। सर्वोदय जो है इन्होंने प्रेजेंट किया था, और ये हमें पता है कौन सी बुक से आया था। यहाँ से उनको पता चला था कि लेबर का क्या इम्पोर्टेंस है, कि लेबर सिर्फ एक ऐसा है, नेक्स्ट में बताया है कि इट इज द ओनली लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वी हैव फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो उसमें से लेबर ही अकेला ऐसा है जो लिविंग फैक्टर है आपका, और इसीलिए लेबर्स को एक डिग्निफाइड लाइफ मिलनी चाहिए और काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ऐसा गांधी जी कह रहे हैं। अच्छा, लेबर सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ फिजिकल लेबर हो, मजदूरी करने वाला लेबर हो, मेंटल या इंटेलेक्चुअल लेबर भी बड़े काम का है आपके लिए। फिर आता है यूज ऑफ मशीनरी। मशीनरी का यूज अगर हम करें तो लेबर कहते हैं कि मशीन्स का जो एरा था, उन्होंने प्रोडक्शन मेथड्स को और ज्यादा डोमिनेट कर दिया था, यानी कि प्रोडक्शन हमारा एक तरह से देखें तो लेबर का काम कम हो गया ना जब मशीनरी आ जाएगी तो इसीलिए वो एक ओपोनेंट थे मशीन्स के, वो बोलते थे ज्यादा मशीनरी पे डिपेंडेंट हमें नहीं रहना चाहिए। कुछ ऐसे व्यूज हैं गांधी जी के मशीन्स के रिगार्डिंग। देखो, सबसे पहला वो ये कहते थे कि बेसिक और सिंपल मशीन्स का इस्तेमाल करो जो नॉर्मल पुअर प्रोड्यूसर भी यूज कर सके या ओन कर सके। उनके हिसाब से मशीनरी, सेकंड पॉइंट में देखो, जो हमारे वर्क ऑफ लेबर को फैसिलिटेट करती हैं उनको एम्प्लॉय करना चाहिए, लेकिन जो लेबर को रिप्लेस कर दे उसको एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए। गांधी जी मशीन्स को पूरी तरह से नहीं अपोज करते थे, या वो उन मशीन्स को अपोज नहीं करते थे जो वेलफेयर के लिए थी हमारे। नेक्स्ट पॉइंट है मशीनरी जो फिजिकल लेबर घटा दे, टाइम बचा दे और फंड्स भी बचा दे, इनको हम एम्प्लॉय कर सकते हैं।
लेकिन इससे ध्यान भी ये रखना है कि ये मशीन्स जो है हमारे प्रॉफिट्स को भी बढ़ाना चाहिए और लोगों को इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। फाइनली वो बोलते हैं कि वो उन मशीन्स के खिलाफ थे जो इकोनॉमिक पावर जो है कुछ ही लोगों के हाथों में दे दे, फ्यू पीपल के हाथ में। मान लो कोई मशीनरी है जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो वो सब तो नहीं खरीद पाएंगे, तो ऐसे में कुछ ही लोगों के पास वो एक्सपेंसिव मशीन खरीदने की ताकत है और वो पावर भी सब उन कुछ ही लोगों के पास आ जाएगा। उन्होंने ये भी बताया था कि मशीन्स ह्यूमन बींग्स के लिए हैं, ह्यूमन बींग्स मशीन्स के लिए नहीं है। मूविंग ऑन, डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग अगर आपको नहीं पता तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल द लेवल्स। किसी एक इंसान के हाथ में जब पावर रहती है उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, और जब पावर सबके हाथ में थोड़ी थोड़ी रहती है तो उसको अपने बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया भी उन्होंने ही दिया था। और यूज ऑफ खादी, जब उन्होंने स्पिनिंग किया था खुद से खादी का हाउस होल्ड इंडस्ट्री से, तो ये उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन का एक एग्जांपल भी दिया था। मूविंग ऑन, सिंप्लिसिटी एंड नॉन पोजेशन। वो कहते थे कि हमारी लाइफ जो है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए, कोई हम किसी के बीच में भेदभाव ना रखें, और हमें ये भी नहीं होना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा ग्रीडी बन जाएं, बहुत ज्यादा लालची बन जाएं। अपनी जरूरतों से ज्यादा चीजों को अपने पास रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा वो बोलते थे। और ये प्रिंसिपल था उनका, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ये प्रिंसिपल इसी से निकल के आता है। नेक्स्ट कम्स डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रस्टीशिप। वो कहते हैं कि हमारी जो ट्रस्टीशिप है, मतलब ये हमारी एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स है गांधी जी का। वो ये कहते हैं कि सारा जो हमारी अर्थ पे जो भी कुछ है सब भगवान के कारण है, और इसीलिए हम उसको यूज करें और उसको वापस सरेंडर भी कर दें। एक इंसान मान लो अगर वो बहुत सारा वेल्थ है उसके पास, तो उसको वो एक्सेस वेल्थ जो है उसका एक ट्रस्ट बना देना चाहिए। एक्सेस वेल्थ को यूज नहीं करना चाहिए, वो दूसरों में बांट देना चाहिए। जितना आपको वेल्थ का जरूरत है उतना ही वेल्थ आप अपने पास रखो। ये इंस्पिरेशन उनको मिली थी भगवत गीता और ईशोपनिषद से। कन्विंसिंग द रिच, चेंज ऑफ हार्ट। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप रिच हैं तो आप हेल्प करिए दूसरों को टू बिकम एट सर्टेन गुड लेवल, सो दैट वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाए। नेक्स्ट आता है आपका ड्यूटी इंस्टेड ऑफ राइट। यानी आपको ये नहीं समझना है कि ये मेरा अधिकार है, आपको पहले अधिकार को यूज करने से पहले आपको अपनी ड्यूटीज को भी फुलफिल करना है एज अ सिटीजन, ऐसा गांधी जी कह रहे हैं। अवेयरनेस, रेफरेंडम एंड सोशल चेंज। आपको हर चीज के बारे में अवेयर होना है कि आपकी सोसाइटी में चल क्या रहा है। ये जो सोसाइटी में चेंज है ये फोर्स से नहीं लाया जा सकता। हर इंसान जब चेंज लेकर के आएगा, वॉलेंटरी सोशल चेंज आएगा, तब जाके कोई बदलाव आएगा। गांधी जी जो हैं वो हाई टैक्सेस वाला आइडिया नहीं प्रोवाइड करते थे, लेकिन वो ये कहते थे कि सोशल चेंज लाने के लिए पब्लिक ओपिनियन की जरूरत होती है। लास्ट पॉइंट इस पेज का, इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ होल सोसाइटी। पूरी सोसाइटी जो है आपकी, जरूरी है कि आप उसके बारे में सोचें, सबके बारे में सोचें, इंस्टेड ऑफ बेनिफिटिंग फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ लोगों के बेनिफिट के बदले सोचने के लिए आप उसके बदले में सबके बदले अच्छे के लिए सोचिए। नेक्स्ट पॉइंट कम्स कॉम्पनसेशन टू द ट्रस्टी। तो गांधी जी मानते थे कि हर एक ऐसा प्रोविजन होना चाहिए जिसमें आप जो भी लोग आपको सर्विस दे रहे हैं उनको आप उनकी सैलरी के फॉर्म में उनको कॉम्पनसेट करें, जो भी वो सर्विस दे रहे हैं उसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट वो बोलते हैं अपोजिशन टू नेशनलाइजेशन। गांधी जी नेशनलाइजेशन के एकदम खिलाफ थे। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी को भी मत दीजिए और सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथ में रहें। तो ऐसे में गांधी जी क्या बोलते थे कि लोगों के मॉरल और एथिक जो है वो नीचे चलते जाएंगे, बेटर आप लोगों के हाथों में भी दीजिए। और वो ऐसे कहते थे कि जो रिच कैपिटलिस्ट हैं हमारे, उनको एक्चुअली में हमको यूज करना चाहिए ताकि हम उनकी वेल्थ से और हमारे कंट्री को आगे बढ़ा सके। नेक्स्ट वो बोलते हैं अपॉइंटिंग द सक्सेसर। अब मान लो कि ट्रस्टीज हैं हमारे, तो ट्रस्टीज हमेशा के लिए तो नहीं रहेंगे। वो जब उनका डिमाइस हो जाएगा तो उनके बाद कौन कारोबार संभालेगा या कौन आगे देश को चलाएगा। तो गांधी जी ऐसे कहते थे कि ट्रस्टीज को लीगली अपना एक सक्सेसर अपॉइंट कर देना चाहिए,
जो उनके बाद उस कारोबार को संभाले। साथ ही गांधी जी इसमें ऐसे भी कह रहे हैं कि वो सिर्फ ये देखे, मतलब गवर्नमेंट सिर्फ ये देखे कि कोई गलत बात तो नहीं हो रही, सिर्फ नजर रखे, बाकी काम वो उन ट्रस्टीज पे छोड़ दे। नेक्स्ट पॉइंट आया स्टेट कंट्रोल। वो क्या कह रहे हैं कि कभी भी आपको इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं रखना है। आप सपोज यहाँ पर दो बातें हैं। सबसे पहली बात ये कि कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं वेल्थ के जो प्राइवेट लोग के हाथ में सही है, और कुछ ऐसे वेल्थ है जो पब्लिक यानी गवर्नमेंट के हाथ में सही है। तो ये उन्होंने बताया कि वेल्थ हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, किस किस हाथ में वेल्थ जो है वो रहेगा तो उसका मैक्सिमम यूज हो पाएगा। इस हिसाब से उन्होंने तीन बातें बताई हैं यहाँ पर। ओनरशिप, फर्स्ट वाली जो पॉइंट है वो ये है, ओनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रस्ट, और लास्ट वाली है ओनरशिप विद द पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या हो गया, लोगों के हाथ में ओनरशिप रहे। ट्रस्ट का मतलब क्या हो गया, अ ग्रुप ऑफ पीपल विल डू समथिंग टुगेदर, वो ट्रस्ट हो जाएगी। और पब्लिक सेक्टर में रहेगा यानी गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा। गांधी जी ने अपने थॉट्स जो हैं, जैसे स्वदेशी मूवमेंट है हो गया, कॉपरेशन हो गया हमारा, और स्मॉल और कॉटेज विलेज इंडस्ट्रीज का क्या इम्पोर्टेंस है, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ वुमेन, ये सारी चीजों के बारे में भी उन्होंने थॉट्स बताए। आज के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो गांधी जी की बहुत सी बातों से बहुत कुछ सीखते हैं, और हमारे गांधी जी के विचारों से ही हमारे न्यू वर्ल्ड को एक न्यू डायरेक्शन भी मिलती जा रही है। पॉवर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ये सारी जो इकोनॉमिक पावर है, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, इनका भी हम गांधी जी के प्रिंसिपल से सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये इस चैप्टर के लास्ट इकोनॉमिस्ट थिंकर हैं। उनके बारे में अगर हम देखें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी सिंपल लिविंग, अनकॉम्प्लिकेटेड और जेंटल पर्सनालिटी थे, यानी बहुत सुलझे हुए इंसान थे। एक प्रोफाउंड फिलोसोफर भी थे ये, फिलोसॉफी के बारे में बहुत कुछ बताते थे। साथ ही ये हमें इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इनका जन्म हुआ है 25 सितंबर 1916 को, और ये इनकी लाइफ स्पैन ओनली 52 ईयर्स थी, देन बहुत छोटी कहलाएगी, ठीक है। पंडित दीनदयाल ने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ बताया था। साथ ही उनका मेन ध्यान किस पे था, जो हमारे लोएस्ट स्ट्रेटा के लोग हैं, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा वीक है, उस पे वो सबसे ज्यादा ध्यान देते थे। उन्होंने अपनी जो फिलोसॉफीज हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, सोशियोलॉजी के बारे में और लिटरेचर के बारे में, उनके आइडियाज उन्होंने दिए थे। उनका बहुत ज्यादा नेम भी था इन एरियाज में। एग्जाम्पल है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जर्नलिज्म और पॉलिटिक्स। इन सब एरियाज में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक नामी ओहदा है। इनके कुछ वर्क्स हैं वो ये हैं, राष्ट्र जीवन की समस्या, फिर डीवैल्यूएशन, अ ग्रेट फॉल, पॉलिटिकल डायरी, राष्ट्र चिंतन, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, ये सब उनके वर्क्स हैं जिनके अंदर हम लोग उनके व्यूज पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और सोसाइटी पे देख सकते हैं। मूविंग ऑन, इनके जो मेन मेन थॉट्स हैं उन पे एक बार नजर डालें। द सर्च फॉर थर्ड ऑप्शन। आपको पता है कि कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम थ्री टाइप्स का हो सकता है। पहला है कैपिटलिस्ट और दूसरा है सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट मतलब सारी चीजें लोगों के हाथों में रहे, प्राइवेट रहे। सोशलिस्ट मतलब नथिंग इज प्राइवेट, सब कुछ सरकार के हाथ में है। इन्होंने एक थर्ड ऑप्शन की खोज करी, और वो थर्ड ऑप्शन हमारा कौन सा था, मिक्स्ड वाला। ठीक है, ये ऐसा कहते थे कि सब चीजें किसी एक के हाथ में देने के बजाय रिसोर्सेज को बांटा जाए, प्राइवेट लोगों के हाथ में भी कुछ हो और सरकार के हाथ में भी कुछ हो। इससे नेशन की बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन हम दे सकते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन, इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, क्लास स्ट्रगल एंड पोल्यूशन। इन सारी प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन इस एक चीज से दे सकते हैं। इसके सिवा और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी एग्रीकल्चर में लो प्रोडक्टिविटी हो रहा था, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम कम बना था, पॉवर्टी हो रहा था, या अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इन सब प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। बट ये कैसे हो सकता है, इट इज बेस्ड ऑन इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का मतलब क्या है, इंसान एक दूसरे के साथ बंद करके जब चलेंगे तो एक इंटीग्रल इकोनॉमिक पॉलिसी बनेगी। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को जोड़ करके हम एक इंटीग्रल इकोनॉमिक पॉलिसी बना पाएंगे,
और ये इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पे बेस्ड है, यानी सब लोगों को मिलकर के काम करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट में वो बताते हैं कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का मतलब क्या है। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म मतलब एक ह्यूमन लाइफ जिसके अंदर ये सारी पॉइंट्स हों। तो सबसे पहली पॉइंट हमको क्या बता रही है कि ह्यूमन बीइंग सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए नहीं बना है, बट साथ ही साथ उसको ह्यूमन बीइंग्स के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसके अंदर होने चाहिए। एग्जाम्पल है हमारी मॉरल वैल्यूज, एथिक्स, ये सब हमारे अंदर होना चाहिए। सिर्फ पैसा कमाना ही हमारा इकलौता लक्ष्य नहीं होना चाहिए। सेकंड वो बताते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग का दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ जब म्यूचुअल रिलेशनशिप होगा तो ये वर्ल्ड अपने आप आपका हैप्पी और प्रोस्परस हो जाएगा, इंसानों की जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। पंडित दीनदयाल जी के हिसाब से इंटीग्रल ह्यूमनिज्म हम कैसे अचीव कर सकते हैं वो अगर हम देखें, सबसे पहली पॉइंट है जो इल इन्फॉर्म्ड हैं, इग्नोरेंट और डिप्राइव्ड पीपल ऑफ सोसाइटी हैं, उनको आप सर्व करिए। इल इन्फॉर्म्ड मतलब जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, या जो इग्नोर मार देते हैं, उनको आप बताइए कि ये ऐसे होगा तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। जो डिप्राइव्ड पीपल हैं, जो लो क्लास के हैं, बैकवर्ड क्लास के हैं, उनको सर्व कीजिए। सेकंड पॉइंट वो बोल रहे हैं कि उनको आप सेल्फ सफिशिएंट बनाइए। कैसे सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे? उनको टेक्निकल एजुकेशन दीजिए और स्किल फॉर्मेशन करिए उनका, उनके अंदर कोई ऐसी कला डालिए, खूबी डालिए जिससे वो खुद ही पैसे कमा पाए। और फाइनली वो बोलते हैं कि उनको आप इनकम इंक्रीज करने के लिए आप उनको प्रोत्साहन करें और साथ साथ में उनको बेटर हाउसिंग सर्विसेज भी आप उनको दें। फाइन। और इसीलिए उन्होंने सक्सेसफुल पॉलिसीज भी वेस्ट से लेकर के आई थी जो हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए सूटेबल थी, और एक्चुअली में उन्होंने काम भी किया। एन इंसाइट इनटू व्हाट इज अटेनेबल एंड द यूज ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट इज अटेनेबल का मतलब क्या होता है कि हम क्या हासिल कर सकते हैं। ये चीज हमें पहले लक्ष्य अपना डिसाइड करना है कि हम क्या हासिल कर सकते हैं और कैसे उन रिसोर्सेज को हम यूज करेंगे। वेरी सिंपली अगर हम इसका एक एग्जांपल दें तो आपको शायद पता होगा कि जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद हमने एक 5 ईयर प्लान्स बनाना शुरू किए थे। 5 ईयर प्लान्स का सबसे मेन मोटिव था हमारा अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना। तो अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस हम कर नहीं पाए क्योंकि वो गोल ही हमारा अनअटेनेबल था। गोल ऐसा सेट करना चाहिए जिसको आप अटेन कर पाए, भले वो छोटा सा हो, आप पहले उसको अटेन करिए, उसको पूरा करिए और फिर उसके बाद बड़े गोल के लिए आप एम करिए। तो पंडित दीनदयाल जी हमको यही बता रहे हैं कि पहले ऐसा गोल आप लेकर के आइए जो अटेनेबल है आपकी कंट्री के हिसाब से, जो आप कर सकते हैं, और उस हिसाब से अपने रिसोर्सेज को यूज करिए। नेक्स्ट पॉइंट वो बोल रहे हैं ओनरशिप ऑफ असेट्स। ओनरशिप ऑफ असेट्स मींस व्हाट, कि सारी की सारी ओनरशिप, जैसे सोशलिस्ट सिस्टम में या कैपिटलिस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, कैपिटलिस्ट सिस्टम में सिर्फ प्राइवेट ओनरशिप होता है, कोई भी कंट्रोल नहीं होता स्टेट का। जबकि सोशलिस्ट में कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, सब कुछ स्टेट का होता है। तो उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया था कि ये जो असेट्स हैं ये दोनों में बटे होने चाहिए, प्राइवेट भी पब्लिक भी, यानी एक मिक्स्ड सिस्टम को लाना चाहिए ताकि बहुत सी प्रॉब्लम्स इससे भी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप एंटरप्राइजिंग पर्सन हैं तो आपको जैसे मान लो अगर सारी चीजें स्टेट के हाथ में है तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा। अगर सारी चीजें प्राइवेट के हाथ में है तो उनके ऊपर सेफ्टी का प्रॉब्लम है, सेटिस्फेक्शन उनको नहीं मिलेगा, ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो वो ये हमको बताते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर लिमिट होनी चाहिए और ये भी होना चाहिए कि हम उनको डिप्राइव ना करें प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीदने से। हाँ, ये जरूर होना चाहिए कि आप इतनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नॉट मोर देन दिस। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमको उनको उनको खरीदने ही ना दें प्रॉपर्टीज अपने लिए। वो ऐसा मानते थे कि अनकंट्रोल्ड पोजेशन भी नहीं होना चाहिए, और अगर मान लो अनकंट्रोल्ड रहेगा तो हमारे एथिक्स जो हैं वो सब हमारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, हमारा इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसीलिए कंट्रोल भी होना चाहिए समवॉट, प्लस जो है ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कुछ भी कंट्रोल नहीं है। दोनों तरफ से हम एक बैलेंस्ड सिचुएशन में होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? शेयरिंग द पावर्स इन ऑल द हैंड्स। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? पावर इन ओनली वन हैंड। तो उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, बहुत ज्यादा आपका डिसीजन लेट आएगा, या बहुत ग्रोथ धीरे धीरे होगा। डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी में आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा,
आपकी जो इंटरेक्शन है लोगों के साथ वो बढ़ती चली जाएगी, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा। प्रोड्यूसर को खाली इतना चेक करना है कि वो कोई वेस्ट नहीं हो रहा कोई रॉ मटेरियल का। हालांकि बाकी के सारे डिसीजंस उन सब के हाथ में होते हैं जो उनके द्वारा अपॉइंटेड लोग होते हैं। तो वो ऐसा मानते थे कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर जो है आपको हेल्प कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मूविंग ऑन, रेस्ट्रिक्टिंग कंजम्पशन। वो ऐसा मानते थे कि जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी लोग कंज्यूम कर रहे हैं, अनलिमिटेड वांट्स होती है ना जैसे हमारी, तो इंसान उनको मतलब वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग मेथड्स फैक्टर्स सब क्रिएट करते रहता है, और इससे प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती है, ह्यूमन वैल्यूज कम हो जाएंगी, लोग एक दूसरे की कदर नहीं करेंगे। तो कंजम्पशन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए भी वो हमसे कहते हैं, और इसीलिए हमारा इकोनॉमिक गोल होना चाहिए कि हम कंजम्पशन को लिमिट करें। रेस्ट्रिक्टिंग कंजम्पशन में वो हमसे ये भी कहते थे कि भले डेवलप्ड कंट्रीज हैं, फिर भी उनको लिमिट करना चाहिए अपना कंजम्पशन, ताकि आगे चल करके उनके सामने ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। फॉर एग्जांपल है रॉ मटेरियल्स कम ना पड़ जाएं, या क्रूड प्राइजेस ना बढ़ जाएं, इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो लोग आपस में रेस ना लगा बैठे, ये सारी प्रॉब्लम्स को ना देखने के लिए वो बताते हैं कि कंजम्पशन को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। वो ऐसे बोलते हैं कि इंडिया में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर जगह पर लो है, और ऐसा वो मानते थे कि इसके लिए कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम रेज करें, बल्कि हम उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेटर कर पाए या उसी लेवल पे रख पाए तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। नेक्स्ट पॉइंट वो बोलते हैं लेबर इंटेंसिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारे प्रोडक्शन के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है लेबर इंटेंसिव और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव में मशीनरी ज्यादा यूज होती हैं, लेबर इंटेंसिव में लोगों का ज्यादा, मजदूरों का ज्यादा यूज किया जाता है। तो जैसे हमारा इंडिया है जिसमें बहुत सारे लोग पाए जाते हैं, तो वो बताते हैं कि हमारे इंडिया को लेबर इंटेंसिव मेथड्स को अपनाने की जरूरत है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनके हिसाब से इंडियन इकोनॉमी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देखें। सबसे पहला, सबको एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलना चाहिए, इंश्योर्ड होना चाहिए। नेशन का सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट गोल होना चाहिए हमारा। धीरे धीरे हमको ऐसे ऐसे मेथड्स लाने चाहिए ताकि इंडिया डेवलप भी कर सके अपने अलग मैनर में पूरे वर्ल्ड में, ना कि किसी की कॉपी करके। फोर्थ पॉइंट वो बोलते हैं कि डेवलपमेंट को अटेन करने के लिए सारे यंग और एबल लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो भी डेवलप करें और कंट्री भी डेवलप करें। नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से प्रूडेंटली हमको यूज करना है, वाइसली यूज करना है। प्रोडक्शन प्रोसेसेस को ऐसे अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी अवेलेबल है उनको हम सही से यूज कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास लेबर की कमी है, कैपिटल ज्यादा है, तो मशीनरी ज्यादा एम्प्लॉय करिए, और वाइस वर्सा। ह्यूमन बींग्स को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते इकोनॉमिक प्लानिंग में, और ना ही इकोनॉमिक प्लानिंग जो है लोगों के मतलब हित में ही होनी चाहिए, वो उनके खिलाफ नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें उनके सोशल कल्चरल और बाकी की चीजों का भी ध्यान रखना है। डिसीजंस ऐसे होने चाहिए कि अलग अलग सेक्टर्स में जो स्टेट के हैं या प्राइवेट इंडिविजुअल के हैं, ये सब हम प्रैक्टिकल अप्रोच से डिसीजन लें, ऐसा होना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मार्केटिंग, रूरल इकोनॉमिक्स और कंसेप्ट ऑफ स्वदेशी, इन सब के लिए भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है, इन सब के डेवलपमेंट के लिए। बहुत से स्टेट्स ने उनकी आइडियोलॉजी पे अपने यहाँ पर स्कीम्स लाई हैं। उनका एक एग्जाम्पल है हमारा श्रमेव जयते। ये प्लान हमारे इंडिया में आया था 16 अक्टूबर 2014 को। ग्राम ज्योति योजना जो है वो भी इसीलिए लाया गया था ताकि एग्रो और रूरल इंडस्ट्रीज डेवलप कर सकें। तो आज भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के थॉट्स के ऊपर हम अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली दिस वाज द एंड। अगर आपको सही कंटेंट पसंद आया तो आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग।